बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है लेक्चर नंबर 1 बुक है फिज़िक्स की और क्लास है 10th की। उसका जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो उसको आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर 2 मेजर पार्ट्स हैं। एक तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है वेव्स। तो सबसे पहले हम डील करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को और फिर डील करेंगे वेव्स को। एक और चीज़ इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो ये है कि इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन होती है मेन, और इसमें भी क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन। और इसी वाइब्रेटरी मोशन की बिहाफ़ पे हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और उसी तरह फिर हम एक्सप्लेन करेंगे वेव्स को। हमारी बुक के यानी जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली किस मोशन पे बेस कर रहे हैं, वाइब्रेटरी, या उसका दूसरा नेम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने लगेंगे तो सबसे पहले आपको जो बेसिक जो डेफिनेशन बताई जाएगी वो किसकी बताई जाएगी, वाइब्रेटरी, या उसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, उसका नेम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये जो डेफिनेशन है 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसमें आपको याद होगा कि आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, और आपने पढ़ा होगा कि उसमें 3 तरह की मोशंस होती हैं, जिनमें से हम आज किसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो या जिसको पढ़ने वाले हैं, वो कौन सी है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर आपको याद नहीं है तो पेज नंबर 2 के ऊपर इसको डिफ़ाइन किया गया सबसे टॉप के ऊपर। तो अगर आप वहाँ पे जाएँ यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में, तो सबसे पहले पेज नंबर 2 के ऊपर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जो किसकी होगी, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो इस टॉपिक को या इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस डेफिनेशन को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। तो ये डेफिनेशन है कि इसकी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या इर्द गिर्द किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों के मीनिंग सेम है, तो इसलिए आप इसमें कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने डिस्क्राइब किया कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, और हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी करेंगे और जिसे आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे बुक पे रीड करना, तो आपको एक लाइन मिलेगी जिसमें लिखा होगा स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये खास किस्म के वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब है तमाम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन मौजूद होगी। अब वो ख़ास किस्म है क्या कि जिसकी बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन की ख़ास किस्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो ख़ास किस्म ये है कि जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे या जिसको भी आप जिसकी मोशन को आप डिस्क्राइब करने लगेंगे, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होगी कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी। वो कौन सी सरफेस होगी, फ्रिक्शन लेस। और उसी बिहाफ पे ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जिसमें कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी जो उस बॉडी को क्या करेगी, बार बार डिस्टर्ब करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बेसिकली फ्रिक्शन लेस सरफेस पे होगी, या फ्रिक्शन लेस बॉडी, या इस तरह के एटमॉस्फेयर में होगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब हमें किसी हद तक अंडरस्टैंड होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो क्या होना ज़रूरी है, फ्रिक्शन लेस एटमॉस्फेयर का होना या सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपकी बुक में 10.1 के नेम से होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे जो सबसे पहली आपकी बुक में टोटल 3 एग्जांपल्स हैं जिनके ज़रिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाया जाएगा। उनमें सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी मैस स्प्रिंग सिस्टम। यानी आपको सबसे पहले किस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा, किसके सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया जाएगा, मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब ये बड़ी सिंपल सी एक सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक स्प्रिंग होगा, एक हॉरिजेंटल सरफेस होगी जिसको हम फ्रिक्शन लेस कहेंगे, एक बॉडी होगी जिसका मैस होगा एम, और उसको हमने क्या किया होगा, अटैच कर दिया स्प्रिंग के एक एंड से, जबकि जो दूसरा एंड है वो एक फिक्स पॉइंट के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इनिशियली बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है, तो इसका मतलब, और इसके ऊपर फ़िलहाल कोई फोर्स हम एक्सर्ट खुद से नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या है, रेस्ट में, और इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू वेट और उसका जो रिएक्शन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो बॉडी क्या है, एट रेस्ट। तो एट रेस्ट में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि किस हालत में आप, इक्विलिब्रियम की हालत में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली तौर पे बॉडी जब ओ पोजीशन पे होगा तो ये क्या होगा, रेस्ट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब चूंकि आपने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले
बॉडी जो मास m है वो किस पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे। जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के लगाने से क्या होगा कि जब आप फोर्स लगाएंगे एक राइट साइड से, तो आपको पता चलेगा कि जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग के अंदर क्या होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा। और जैसे ही आप एक ख़ास पॉइंट पे लेके जाएंगे, उस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया, ए पॉइंट। तो जैसे ही आप बॉडी को ओ से कहाँ लेके जाएंगे, ए पे, कब, जब आप उस पे क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। तो उस फोर्स से होगा क्या, अब चूंकि ये स्प्रिंग है तो आपने एक नाइन्थ में एक टॉपिक पढ़ा था इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर मतलब क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हो, तो उसके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। और जब आप उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम क्या नेम देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का नेम देते हैं, जो उस बॉडी को उसकी अपनी असल हालत में लाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब आप एक बॉडी को ओ से कहाँ लेके आएंगे, ए पोजीशन पे, तो आपके जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स के जो मतलब रिएक्शन में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। और क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक सिटी, उसके अंदर एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, वो उसी फोर्स के बराबर होगी जितनी कि आपने फोर्स अप्लाई की थी बॉडी को ओ से ए पे ले जाने के लिए। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप बॉडी को ओ से दूर लेके जाते रहें। एक ख़ास लिमिटेड तक आपको रखना होगा, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इस चीज़ को भी ख्याल करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप एक हद से ज़्यादा इस पे पुल करेंगे, यानी इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ज़रा ख्याल करना है कि आपने विद इन इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगानी है, एक फोर्स एक्सर्ट करनी है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, बॉडी को ओ से कहाँ पे लेके जाएंगे, ए पे। और जैसे ही वहाँ पे ले जाके इसको आप जैसे इस पे फोर्स लगाना छोड़ देंगे, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी ए पे रुकने या ए से आगे मूव करने के बजाय वो किस तरह मूव कर रहा है, वापस उसी जगह पे मूव कर रहे हैं जहाँ से आप उसे लेके आए थे। और इस पोजीशन को आप क्या नाम देंगे, मेन पोजीशन। और जहाँ लेके आए थे जी फोर्स की मदद से, उस पोजीशन को आप क्या नाम देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हर सिंपल हार्मोनिक मोशन या हर वाइब्रेटरी मोशन में दो चीज़ें होती हैं, एक दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं और एक क्या होती है, मेन पोजीशन। तो होगा क्या कि जब आप बॉडी को ए पे ले जाके छोड़ेंगे तो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हुई है, स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। और वो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होगी जितनी कि आपने लगाई थी फोर्स। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है एफ इजिकल टू के एक्स और एक लिखा है एफ आर इजिकल टू माइनस के एक्स। तो ये वो फोर्स है जो आपने लगाई थी पहले, किस मकसद के लिए, बॉडी को ओ से ए पे लाने के लिए, ठीक है। और ये वो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो किसके अंदर क्रिएट हुई है, स्प्रिंग के अंदर। और किस वजह से क्रिएट हुई है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। और वो उतनी ही है जितनी कि आपने फोर्स लगाई थी। अब दोनों में एक चीज़ में फ़र्क आ रहा है और वो है साइन का। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। आपकी बुक में ना ये वाला लॉ लिखा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट। और जब आप उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जब क्रिएट होगा तो अ, उसके अंदर एक और चीज़ देखी जाएगी कि उस स्प्रिंग की हार्डनेस कितनी है, कि वो स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है या स्टिफ है। तो उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये के हमें बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ये ऐसे ही जैसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के आए थे कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। तो इसी तरह यहाँ पे है कि आप एक बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, जिससे बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। और इसके साथ साथ आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अंदर ये भी देखना होगा कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर आप स्प्रिंग सॉफ्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कम क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। और चूँकि ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कांस्टेंट, जिसे क्या नाम दे रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस लॉ को क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। और ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस में ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह क्रिएट हो, ठीक है। अच्छा, आगे चल के आपकी बुक पे अगर देखें तो आपको ये नज़र आएगा, लेकिन इसमें यहाँ पे ना आर का इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ होगा एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। वो बेसिकली किसको वहाँ पे उन्होंने फोकस किया, ज़्यादातर रिस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है। तो ये जो एरो बनाए गए हैं ये बेसिकली क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स के। आगे चल के वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ किसके बराबर होता है, एम में। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो एफ की जगह एम में रखेंगे तो ए लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, एम को मैं जब दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। ये ऐसे ही है जैसे प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट को ही हटा दिया जाए तो हमारे पास को किस चीज़ का यहाँ पे साइन आएगा,
प्रोपोर्शनैलिटी का। अब इस साइन के मुताबिक ये क्या है कि जो एक्सेलरेशन होगा जो कि इस सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। तो यानी और ये एक्सेलरेशन किसका है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो क्रिएट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो हमेशा होगी वो कहाँ होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो माइनस का साइन है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, अगर आप बॉडी को ए पे ले जाके छोड़ें या बॉडी ए से कहाँ जाएगा, बी पे, तो बी पे भी यही फिनोमेना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, जब आप पेज पे जाएंगे तो पेज नंबर 3 पे, तो सबसे पहले आपको एक डिस्क्राइब किया जाएगा कि माइनस का साइन क्या शो करे। तो माइनस का साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि जो हुक्स लॉ आपकी बुक पे गिवन है ये बेसिकली किसके लिहाज से गिवन है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब नेक्स्ट टाइम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन किया गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन मोशन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो बॉडी को जब आप ए पे ले जाके छोड़ेंगे या तो इसको ओ की यहाँ से ओ की तरफ लेके आएगी, अगर यही ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाए, बी पे, तो ये वापस उसको कहाँ पे लेके आएगी, मेन पोजीशन। और ये सिलसिला चलता रहता है और बॉडी कौन सी मोशन करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती तो बॉडी अपनी मोशन को बार बार क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक्सेलरेशन तो हमें समझ आता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अब चूंकि यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ए पे ले जाके छोड़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे उसके पास स्पीड कितनी होगी, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप ए पे ले जाके छोड़ देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी कहाँ मूव करेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो जैसे जैसे वो मीन पोजीशन पे जा रहा होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा होगा, कम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम। लेकिन उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो होगा क्या, अब जैसी बॉडी ओ पे पहुंचेगा यानी मीन पोजीशन पे, बॉडी को तो रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी जीरो। लेकिन बॉडी रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड उस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उस वजह से बॉडी ओ पे रुकने के बजाय वो कहाँ मूव करेगा, बी की जानिब मूव करेगा, और अगेन वही चीज़ों को दोबारा से वो रिपीट करेगा। जैसे जैसे वो ओ बी साइड पे जाएगा यानी कंप्रेस होगा, तो जैसे जैसे वो कंप्रेस होगा यानी बी पोजीशन पे जाएगा, तो बी पोजीशन पे जाने से होगा क्या, दोबारा से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, दोबारा से एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगेन यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी फिर अगेन कहाँ पे जाएगा, ओ पे, और यही सिलसिला चलता रहेगा, बॉडी क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आपकी बुक पे है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो अगर आपको ये 3 डायग्राम बना दी जाए तो पहली डायग्राम क्या थी, मेन पोजीशन, दूसरी डायग्राम क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन, और तीसरी डायग्राम क्या थी, अगेन एक्सट्रीम, लेकिन किस साइड पे, राइट साइड पे। अब देखिए यहाँ पे स्पीड ज़ीरो थी तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेन पोजीशन पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। इसी तरह एक्सट्रीम पे अगेन स्पीड ज़ीरो हो गई है तो काइनेटिक क्या होगी, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम। और याद रखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से फार्मूला होता है जो आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, और वो होता है 1/2 kx के। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है स्प्रिंग के केस में, अगर आपने क्या कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद लास्ट आ जाती है इसकी एक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है जी, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी बॉडी ओ से कहाँ पे गया, ए पे, ए से कहाँ पे आएगा वापस, यहाँ पे रुकेगा नहीं, कहाँ पे जाएगा, बी पे, फिर बी से वापस कहाँ पे आएगा, ओ पे। तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, और इसको जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इसका एक फार्मूला गिवन है और इसको आप एज इट इज़ ही देखेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में 2 पाई अंडर रूट m/k। अब यहाँ पे m क्या है, मैस, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब टाइम
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के मास बढ़ाएँगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ाएँगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो ये था जी इसका सारा एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आई हो।